हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इस पार्ट 2 में स्वागत करता हूं मैं। अभी तक हम लोगों ने 1813 तक जितने भी चेंजेस हुए थे, जितने भी एक्ट आए थे, वो सारे हमने देख लिए थे। अब हम 1833 से जो मेजर चेंजेस आए हैं उसको देखेंगे। देखिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहां पर सारे एग्जाम जो होते हैं, जहां पर जीएस का पेपर होता है, वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जरूर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको थोड़ा सा इसमें मजा आए। तो देखिए, जो चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 है, ये जब आया उस समय इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और खास करके वो दौर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हालांकि और पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1833 आते आते काफी जोरों पर ये चल रहा था। अब यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जितनी भी कंपनियां थी, वो सारी की सारी डिमांड कर रही थी कि उनको इंडिया, चाइना, आपके साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये पूरे क्षेत्र में उनको व्यापार करने दिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1813 में आपका जो भी आपका मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अभी भी टी और चाइना, इनके साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है ट्रेड कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये दौर कैसा था? ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था, और इंग्लैंड के अंदर पॉलिसी जो है वहां पे चलाई जा रही थी, जिसमें जो है लेजेस फेयर, ये एक शब्द है, ये पॉलिसी चलाई जा रही थी। लेजेस फेयर का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ ये है कि ओपन मार्केट का मतलब कि सभी को जो है व्यापार करने की छूट होनी चाहिए, और जो स्टेट है उसका कम से कम इंटरवेंशन यहां पर होना चाहिए। इसी को कहा जाता है लेजेस फेयर। अब अगर 1833 के इस एक्ट के बारे में चर्चा किया जाए, तो इसको कहा जाता है कि ये फाइनल स्टेप था जहां पर सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंट्रलाइजेशन किया गया। और सेंट्रलाइजेशन के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन सिंगल हैंड, यानी एक ही हाथ में सारी शक्तियां दे दी जाए। अगर आप कहें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो अगर एक मैं ये बनाऊं, यहाँ पर देखिए ये सारे पावर्स है, और अगर ये सारे पावर्स यहां पर केंद्रित हो जाएं, तो इसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। लेकिन पावर जो है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर भी अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसको कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो ये हुआ कि सेंट्रलाइजेशन का ये फाइनल स्टेप माना जाता है। और यहां पर गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। अब इसे क्या कहा गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछा जाए कि जो है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब देखिए, इसमें जो बताया ना मैंने कि ये सेंट्रलाइजेशन किया गया, तो जो आपके बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस थे, इनके जो गवर्नर्स थे, हालांकि इनकी मिलिट्री पावर ये पहले ही कर ले ली गई थी। इनके जो सबॉर्डिनेट इनको कर दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल के। लेकिन यहाँ पर 1833 के द्वारा इनसे लेजिस्लेटिव जो पावर इनके पास हुआ करता था, वो पावर भी इनसे ले लिया गया, और ये पावर कहाँ पे चला गया? गवर्नर जनरल भारत का जो होता है उसके हाथ में। तो गवर्नर जनरल जो है उसके पास अब इंटायर इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर नियम कानून बनाने का अधिकार। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? विधि विधि बनाना। कोई भी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो गया? वो आपका विधायिका, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो विधि बनाने का पूरा अधिकार किसके पास चला गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चला गया। अब इसमें और क्या चेंजेस हुए? तो देखिए, 1833 के पहले जितने भी कानून बनाए गए थे, उनको रेगुलेशन कहा गया। जितने भी आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा या चार्टर्ड एक्ट पढ़ा, तो उनको रेगुलेशन कहा गया। लेकिन 1833 के बाद जितने भी आपके एक्ट आएंगे, उनको एक्ट्स के ही नाम से जाना जाएगा, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह दिया जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले रेगुलेशन था, और 33 से क्या स्टार्ट हो गया? एक्ट, यानी अधिनियम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि आई थी ट्रेडिंग कंपनी की तरह, और धीरे धीरे इन्होंने कुछ पॉलिटिकल फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी हासिल कर लिया। लेकिन 1833 के द्वारा यह कंप्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में सामने आती है। यानी कि अब ये कॉमर्शियल बॉडी से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब इन्होंने कॉमर्शियल फंक्शन खत्म कर दिया। कॉमर्शियल फंक्शन के लिए और दूसरी ब्रिटिश की कंपनियां भी जो है भारत के अंदर अलाउड हो गई, और पूरी तरीके से मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। तो कुछ क्वेश्चन दो बनते हैं। एक पूछा जाता है कि मोनोपोली कब समाप्त हुई थी, तो 1833। और एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट रूप से कब समाप्त की गई थी, सॉरी, मोनोपोली कब समाप्त की गई, तो 1813 में की गई। और कंप्लीट रूप से कब की गई, तो 1833, क्योंकि यहां 1833 में टी और जो चाइना है, यहां से का भी मोनोपोली कंपनी की समाप्त कर दी गई। अब देखा जाए तो यहां पर जो कंपनी के द्वारा जो भी टेरिटरी होल्ड किया गया था, उसको कहा गया कि ये टेरिटरी किसकी है? हिज मैजेस्टी
उनके हिज हेयर और उनके सक्सेसर यानी कि वहां के जो राजा, उनके जो आने वाले जो पीढ़ी है उसका ये टेरिटरी होगा। यानी इंडिया के अंदर जो कंपनी की टेरिटरी थी, अब ये इंग्लैंड के राजा की टेरिटरी मानी गई। अब देखा जाए तो यहां पर कंट्रोल, डायरेक्शन जितना भी था सिविल का, मिलिट्री का, गवर्नमेंट के अंदर, वो सारा का सारा गवर्नमेंट, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो काउंसिल थी उसके अंदर वेस्टेड कर दिया गया। यानी जो भी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करा जाएगा, जो भी मिलिट्री पावर होगी, जो भी सिविल पावर होगी, सब किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी जो काउंसिल है उसको दे दिया गया। ठीक है ना। अब पहली बार ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वहां पे गवर्नर जनरल की इंडिया के अंदर, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब जो है पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक। और जो काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल की, उसको इंडियन काउंसिल के नाम से जाना गया। अब आगे हम बात करें। ठीक है। तो अब इस देखिए, अब इस काउंसिल के अंदर जो एडिशनल एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? एक लॉ मेंबर को एडिशनली ऐड कर दिया गया। पहले 3 थे, लॉ मेंबर को ऐड किया गया तो मिलाकर ये हो गए 4। ठीक है ना। देखिए इस एक्ट के द्वारा यानी 1833 के एक्ट के द्वारा ही इंडिया के अंदर ओपन कंपटीशन की कोशिश की गई। याद रखिएगा, इसमें कोशिश, 2 तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस देखिए, अब इस काउंसिल के अंदर जो एडिशनल एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया। किसको ऐड किया गया? एक लॉ मेंबर को एडिशनली ऐड कर दिया गया। पहले 3 थे, लॉ मेंबर को ऐड किया गया तो मिलाकर ये हो गए 4। ठीक है ना। देखिए इस एक्ट के द्वारा यानी 1833 के एक्ट के द्वारा ही इंडिया के अंदर ओपन कंपटीशन की कोशिश की गई। याद रखिएगा, इसमें कोशिश, 2 तरीके क्वेश्चन पूछा गया है। एक पूछा था कब शुरू की गई और कब कोशिश की गई। तो ओपन कंपटीशन की शुरुआत जो है की गई, कोशिश जो की गई वो 1833 में की गई, और जबकि इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1853 में। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर केवल एक अटेम्प्ट हुआ लेकिन इसको कर नहीं पाए। अब देखिए, जो इन्होंने ओपन कंपटीशन की जो कोशिश की थी उसमें इन्होंने किसी भी भारतीय को हिस्सा लेने से मना नहीं किया गया था, सबको एम्प्लॉयमेंट देने वाले थे। लेकिन वहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, और जब विरोध किया तो इसको जो एक्ट था, ये जो नियम था, इसको वापस लिया गया, और यही नियम बाद में जाके 1853 में इंट्रोड्यूस होता है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब देखिए, इस अभी तक जो है यहाँ पर हम लोगों ने 1793 से लेके 1853 तक हमने देखा, और इसके इस पूरे क्रम में ये लास्ट एक्ट था। क्योंकि देखिए इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है 1857 में, और उसके बाद फिर वो दूसरा एक्ट लेकर आते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो चार्टर्ड एक्ट की जो सीरीज जो चल रही थी, जो 20-20 साल के अंतर पे ये ला रहे थे, उसका ये लास्ट एक्ट था। ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने सेपरेट कर दिया। किस किस चीज को सेपरेट किया? यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधि, यानी नियम और कानून बनाना, और एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कार्यपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? कार्यपालिका, किसी कार्य को एग्जीक्यूट करना। तो ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो दोनों फंक्शन थे, लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूशन का, इन दोनों को अब अलग अलग कर दिया गया है। और इसके लिए 6 नए मेंबर्स को जो है यहाँ पर काउंसलर्स के रूप में अपॉइंट किया गया, और इनके पूरे के पूरे जो काउंसिल थी उसमें 12 मेंबर और बढ़ जाते हैं, 12 मेंबर हो जाते हैं, 6 मेंबर और ऐड किए जाते हैं। इस जो आपका एक्ट जो है, इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जो है आपका था, गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का अलग से जो है एक बनाया गया, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में माना गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मिनी पार्लियामेंट है जहां पे नियम बनाए जाएंगे, उसकी शुरुआत कहां से की गई? तो 1853 के एक्ट से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है ना। और ये जो चार्टर्ड एक्ट 1853 था, इसने ओपन कंपटीशन की शुरुआत कर दी, यानी कि अब भारतीय भी वहां यहाँ जो सिविल सर्विसेज थे उसमें हिस्सा ले सकते थे। ठीक है ना। अब हम लोग जो भारतीय थे वो सिविल सर्विसेज में सर्वेंट बन के, या वो भी आईएएस पीसीएस बन सकते थे। अब इसके बाद सबसे लास्ट में बात करें तो यहाँ पे म्यूटिनी हो जाता है, सेपॉय म्यूटिनी 1857 में, और इसको हम लोग जो है स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है देख रहे थे, अब यहाँ से हम लोग 1858 से 1847 के बीच में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको कहा गया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि काफी संघर्ष के बाद, जब ब्रिटिशर्स ने संघर्ष किया, इंडियन ने संघर्ष किया, और उसमें ब्रिटिशर्स विजयी हुए, जीत गए,
तो उसके बाद उन्होंने काफी कुछ रिफॉर्म करने के लिए बहुत जल्दीबाजी में ये एक्ट लाया गया, ठीक है ना। और इस एक्ट का नाम दिया गया एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए कैसा कर रहे हैं वो, एक तो भारत के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भारत को गुलाम बना रहे हैं, और ऊपर से नाम क्या दे रहे हैं, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, चलिए अब ये ऐसा पहला स्टेट्यूट था जो कि उनके पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल अपने हाथ में ले लिया। अभी तक कहीं ना कहीं वो पीछे से बैटिंग कर रहे थे, बैकफुट पे बैटिंग कर रहे थे, फ्रंट फुट पे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रखा। लेकिन 1858 में आकर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद फ्रंट पर आ गई और वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए क्या किया उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हुई, तो 1858 में इसको समाप्त किया गया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके खुद जो है यहाँ पे पावर एज्यूम कर लिया है, वो पावर को ले लेते हैं। और उन्होंने एक नया डेजिग्नेशन अपॉइंट किया, एक नई जो है पोस्ट बनाई, जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको हटाकर उसका नाम रख दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले वाइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइस रॉय थे, जिनको 1858 के एक्ट के द्वारा जो है वाइस रॉय बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था भाई बताइए, 1784 में। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने आपको बताया था कि डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, दोहरी सरकार की शुरुआत की गई, जिसमें दो चीजें थी, एक क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या, कॉमर्शियल फंक्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है तो वो पॉलिटिकल फंक्शन, ये जो है चलाया करते थे। तो डुअल गवर्नमेंट हुआ करता था। अब क्या किया, डुअल गवर्नमेंट को इन्होंने समाप्त कर दिया, और जब डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जरूरत नहीं रही, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। और इसको समाप्त करने के बाद एक नया पोजीशन बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उस पोजीशन का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। क्या नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसको जो है कब बनाया गया, 1858 में बनाया गया। अब इन्होंने जो क्राउन है उसके बदले में ये पावर को एक्सरसाइज करने के लिए इसे बनाया गया। और इस सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट जो हुआ करता था, कौन हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट, हमारे यहाँ देश के अंदर कैबिनेट होती है वैसे ही वहां भी कैबिनेट होती है, और उस कैबिनेट का ही एक मेंबर हुआ करता था जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। अब इसकी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉर इंडिया जो था वो अकेले तो सब कुछ नहीं करता था, बल्कि उसके लिए काउंसिल ऑफ इंडिया एक बनाई गई थी, जिसके अंदर 15 मेंबर थे। कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए जो है काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको असिस्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उसमें कितने मेंबर थे, तो 15 मेंबर थे, ठीक है ना। और ये जो मेंबर थे ये सारे के सारे कहाँ के थे, सारे के सारे इंग्लैंड के थे, उसमें दूसरे कहीं के मेंबर नहीं रखे गए। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी ये कंप्लीटली एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, याद रखिएगा। ये डिक्टेट नहीं कर सकती थी, बल्कि आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करती थी, एडवाइस करती थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो भारत के अंदर जो वॉइसरॉय हुआ करता था, इसको कैसे नियम बनाना है, कैसे कानून बनाना है, कैसे यहाँ पे शासन करना है, उसको वो डायरेक्शन देता था, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल वाज सेट अप एज बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इसका मतलब यह है कि जो ये काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक जो बॉडी बनाई गई थी, ये इसको इंग्लैंड के अंदर इसके पे केस किया जा सकता था, भारत के अंदर भी किया जा सकता था, और ये बॉडी भी ये कर सकती थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें केस किया जा सकता है। जैसे आज भी आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करते हैं लोग, आप अक्सर सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस फला, या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी वाला वर्सेस फला, मतलब कोर्ट में इस तरीके के केसेस चलते रहते हैं, ठीक। तो वैसे ही इनके ऊपर भी केसेस किए जा सकते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो था आपका कंट्री का वो यूनिटरी हो गया था, और सेंट्रलाइज्ड और काफी रिजिड हो गया था आपके 1958 के आते आते, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहां पर फंक्शन जो पहले सेपरेट हुआ करते थे, कौन कौन से फंक्शन, याद करिए, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या पॉलिटिकल फंक्शन अलग हुआ करते थे, अब उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था वही जो है सारी चीजों के लिए उत्तरदायी हुआ करता था, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे प्राप्त होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था उसके द्वारा। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो गवर्नर जनरल, यानी जो वायसराय है उसकी जो काउंसिल थी उसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा जाता था, उसको जो है वो डायरेक्ट करता था क्या काम इंडिया के अंदर करना है, ठीक है। और अब देखा जाए तो जो सेक्रेटरी था, है ना, इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर जो था वो
का एब्सोल्यूट था इंडिया के अंदर, वो पूरी तरीके से यहाँ पे हावी हो गया। और यहाँ पर यहाँ के लोगों का जो ओपिनियन था, पब्लिक ओपिनियन था, इससे उनको कोई भी मतलब नहीं था। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस एक्ट के द्वारा कुछ सेना के अंदर घटाया भी गया पोजीशन, कुछ बढ़ाया गया, कुछ नई नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन वो सारा का सारा आपका हिस्ट्री का पार्ट है। तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे 1861 से लेकर आगे 1909 तक हम लोग एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को क्लास पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।